हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि किरण पौड़। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो टुडेज टॉपिक ऑन ईसीजी के बारे में सीखेंगे और जानेंगे ईसीजी क्या होता है। मैंने ईसीजी के बारे में जानकारी लिया है डॉक्टर प्रवीण कुमार बिरादार, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, बीएलडी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विजापुर। तो ईसीजी जनरेट कैसा होता है? ईसीजी इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय द सेल ऑफ द हार्ट दैट रीचेस द बॉडी। तो ईसीजी का ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? ईसीजी का जो छोटा स्मॉल बॉक्स होता है वो 0.04 सेकंड होता है और जो लार्ज बॉक्स होता है वो 0.2 सेकंड्स होते हैं। और ईसीजी का वोल्टेज होना चाहिए 0.5 मिली वोल्ट और ईसीजी का स्टैंडर्ड स्पीड होना चाहिए 25 mm पर सेकेंड। तो कितने ईसीजी लीड्स चाहिए हमारे एक स्टैंडर्ड ईसीजी निकालने के लिए? तो वहां पे चाहिए 4 लिम्ब लीड्स और 6 चेस्ट लीड्स। और स्टैंडर्ड लिम्ब लीड का जो आता है लीड 1, लीड 2, लीड 3। और ऑगमेंटिन लीड से जो फॉर्म होते हैं वेव्स वो एवीआर, एवीएल और एवीएफ होते हैं। और चेस्ट लीड में V1, V2, V3, V4, V5, V6 दीज आर द चेस्ट लीड्स। तो टोटल 6 लीड्स बन जाते हैं। अभी ईसीजी वेव कैसे फॉर्म होता है, एक हमारे जो ईसीजी स्ट्रिप के ऊपर कैसे फॉर्म है, यहाँ हमें रैंडमली लेंगे अल्फाबेटिक में PQRSTU, ये हमको लेना है। अभी पी वेव कैसे जनरेट होता है? पी वेव जनरेट होने के लिए हमारा एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम विद द हेल्प ऑफ एसए नोड। तो कॉन्ट्रैक्ट या डीपोलराइजेशन होने के साथ ही वहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आ जाते हैं और ग्राफ में पी वेव फॉर्मेशन होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अभी हम QRS का फॉर्मेशन कैसा होता है? QRS फॉर्मेशन कैसा होता है कि हमारा जो बोथ वेंट्रिकुलर्स है, जो बोथ वेंट्रिकुलर्स विल बी डीपोलराइजेशन बाय द हेल्प ऑफ एवी नोड। तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर द QRS कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। तो क्यू वेव कैसे फॉर्म होता है? हमारा जो सेप्टम है, जो सेप्टम कॉन्ट्रैक्ट होता है या डीपोलराइजेशन होता है तब क्यू वेव फॉर्मेशन होता है। अब हम तो जानेंगे आर और एस वेव्स कैसे फॉर्म होता है, या आर और एस वेव फॉर्म होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर। अभी हम आगे जानेंगे टी वेव कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे रिपोलराइजेशन या रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर, ये पे टी वेव फॉर्म होता है। हम लोगों को व्यू वेव भूलना नहीं चाहिए। व्यू वेव के बारे में बहुत लोग बहुत टाइप के अपने मान्यता रखते हैं। यहाँ पे व्यू वेव कैसे ऑर्गेनाइज होता है या फॉर्म कैसा होता है? यहाँ पे रिपोलराइजेशन ऑफ द फर्किंजस फाइबर्स और डिले रिपोलराइजेशन ऑफ फर्किंजस फाइबर्स या पेपिलरी मसल्स और ऐसे कुछ बहुत सारे मान्यता देते हैं कि व्यू वेव ऐसे फॉर्म होता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द यू वेव्स। तो नॉर्मल ईसीजी में क्या क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज इन द साइनस नोड। तो क्या क्या होना चाहिए? तो एक ये साइनस नोड है, आप जो देख रहे हैं, ये एक साइनस रिदम है। ईसीजी का एक फॉर्मेशन गुड फॉर्मेशन है। अब हम आगे जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द हार्ट रेट फ्रॉम द ईसीजी स्ट्रिप। तो सबसे इजी मेथड है स्क्वायर काउंटिंग मेथड। यहाँ पे 300, 150, 175 ऐसे जो हार्ट रेट रीड कर सकते हैं। जो गैप बिटवीन द बोथ आर वेव्स, दो आर वेव के बीच में जितने जो स्क्वायर बॉक्स है उसके ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल स्क्वायर बॉक्स यानी कि 2 आर वेव बिटवीन सिंगल स्क्वायर बॉक्स 300 हो गया, तो 2 हो गया तो 150 हो गया, 3 हो गया तो 100 हो गया, 4 हो गया तो 75 हो गया। ऐसे ही हम लोग ईसीजी रीड कर सकते हैं स्क्वायर बॉक्स मेथड से 300, 150, 100, 75 ऐसे। और एक अलग मेथड आता है, तो वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पे यूज करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, तो ईच बॉक्सेस इंक्लूडिंग 5 बॉक्सेस, 5 into 5 25 हो गया, तो 1500 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 60। तो 60 हार्ट रेट यहाँ पे बन जाता है। तो ये एक टाइप का फार्मूला है। यहाँ पे हम 300 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 डिवाइडेड बाय बिग बॉक्सेस 1 2 3 5, 300 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 60। तो और एक इजी मेथड है यहाँ पे। तो इस मेथड से हम टोटल ईसीजी के लार्ज बॉक्सेस 30 लार्ज बॉक्सेस को मार्क कर लीजिए, जिसमें जितने आरवेव्स रहते हैं उनको उस आरवेव्स इंटू 10 कर दीजिए, तो वहां पे भी हार्ट रेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 30 बॉक्सेस में ईसीजी फिर भी रन होना चाहिए 25 स्पीड पर सेकेंड से रन होना चाहिए। अगर 50 स्पीड में हो रहा है तो हमको लार्ज बॉक्सेस 60 को लेना है और उसमें जितने आरवेव्स आते हैं उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये
क्यों करना चाहिए कि कोई पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है या टेकिकार्डिया है, समझ में नहीं आ रहा है और हार्ट रेट मिस हो रहा है, तो ये एक मेथड है कि इस मेथड से हम लोग इजीली हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी हो, जैसे इरेगुलर रिदम हो या रेगुलर रिदम हो, इससे हम हार्ट रेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे टेकीअरिथमिया और ब्रेडिअरिथमिया कैसे होते हैं। टेकीअरिथमिया में क्या प्रॉब्लम होता है, ब्रेडिअरिथमिया में क्या होता है। तो पहले जानेंगे टेकीअरिथमिया। टेकीअरिथमिया से पहले ये देख लीजिए, साइनस रिदम है, PQRST कॉम्प्लेक्स एक साइनस रिदम है, नॉर्मल ECG। अभी देखेंगे साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ईच बॉक्स के अंदर जो 2 आरवेव्स हैं तो उसका हार्ट रेट 300 हो जाता है। तो 300 तक तो है, तो इसको साइनस टेकीकार्डिया बोलते हैं। तो हम जानेंगे PSVT। PSVT यानी सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में क्या होता है, सेम दिखता रहता है जैसे कि साइनस टेकीकार्डिया में, लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग है, P वेव मिसिंग है, लेकिन सिर्फ T वेव एलिवेट है, T वेव दिख रहा है, तो इसके लिए इसको PSVT कहते हैं। तो अब आगे जानेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेवरल P वेव्स दिख रहे हैं, क्योंकि एट्रियम एकदम कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है कंटिन्यूअसली, इसके लिए सेवरल P वेव्स दिखेंगे आपको, और कहीं कहीं बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसके लिए इसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि अपर एट्रियम जो है इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंटिन्यूअसली इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली P वेव फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए इसको एट्रियल फ्लटर कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया यानी कि VT। VT में क्या होता है, देयर इज नो P वेव्स और नो T वेव्स, ओनली वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। ECG में जो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं VT, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। अब आगे जानेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्यूआरएस फॉर्म होते हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े वी वेव दिखते हैं। हमको क्लियरली ECG चाहिए, तो ECG को 50 स्पीड में रन करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं एक P वेव दिख सकता है, इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। अब हम स्टडी करेंगे ब्रेडिअरिथमिया। ब्रेडिअरिथमिया में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट डिग्री यूवी ब्लॉक ECG बताया गया है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए P और R इंटरवल में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है। PR इंटरवल, मिनिमम PR का एक इंटरवल रहता है, उससे भी इंटरवल जो बढ़ने लगा तो उसको फर्स्ट डिग्री यूवी ब्लॉक कहते हैं। अब सेकेंड डिग्री यूवी ब्लॉक में क्या होता है, अब सेकेंड डिग्री यूवी ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही गायब है। ये एक P वेव है और डायरेक्ट P वेव आ रहा है और डायरेक्ट एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इन बिटवीन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गैप हो रहा है, तो ये सेकंड डिग्री यूवी ब्लॉक भी हो सकता है। अभी थर्ड डिग्री यूवी ब्लॉक में क्या होता है, PR इंटरवल बढ़ जाता है और कहीं कहीं तो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो इसको थर्ड डिग्री यूवी ब्लॉक कहा जाता है। अब हम स्टडी करेंगे STEMI यानी कि स्टेमी यानी कि ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। आपको अब पता है नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ ECG PQRST कैसे फॉर्मेशन होता है, अब कौन सा रिदम क्या हो रहा है आप वो भी जान चुके हो। अभी MI के बारे में सोचेंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे होता है। अभी देखिए ST एलिवेशन इन एनी लीड्स के अरेंजमेंट ऑफ लीड्स कैसे रहता है, तो आपको एक दिखाता हूं चार्ट। इस चार्ट में देखिए ECG ऐसे ही रहता है, लीड 1 लीड 2 लीड 3 AVR AVL AVF V1 to V6, ये अरेंजमेंट है। अभी हमको पता करना है कि किस लीड में कहां पे ST एलिवेशन है, ST एलिवेशन कौन से लीड में है, तो हम उससे जान सकते हैं कि पेशेंट को इंफीरियर वॉल एम्मा है या एंटीरियर वॉल एम्मा है, इंफीरियर लैटरल वॉल एम्मा है, सेप्टल वॉल एम्मा है, कौन सा एम्मा है। अभी देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो, उससे पता चल सकता है। अभी लैटरल वॉल एम्मा में एम्मा है तो ये ST एलिवेशन कहाँ पे रहता है, लीड 1 AVL और V5 V6, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल वॉल एमआई। अभी इंफीरियर वॉल एमआई कहां पे है वो आप जानना है तो लीड 2 लीड 3 और AVF में ST एलिवेशन है, इसको इंफीरियर वॉल एमआई कहते हैं। अभी एंट्री वॉल एमआई कहां पे है, V1 और V3 में ECG चेंज है तो इसको एंट्री वॉल एमआई कहते हैं। अगर ST एलिवेशन इन V1 और V2 में रहा तो उसको सेप्टल वॉल एमआई कहते हैं। विद V1 और V2 और लीड 2 और लीड 3 और AVF में रहा तो उसको इंफीरियर सेप्टल वॉल एमआई कहते हैं। ऐसे ही एंट्री वॉल एमआई भी होता है, जैसे ST एलिवेशन का चेंजेस देके इसको एमआई कहा जाता है। ये था ECG। अगर ECG के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है तो मेरे इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर एक रोचक वीडियो के साथ मिलूंगा, फिर एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।